हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके ये बोला कि हमें व्याख्या करनी नहीं आती है, हमारे व्याख्या में मार्क्स कट जाते हैं। हम लिख कर तो खूब भर भर कर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारे टीचर मार्क्स काट लेता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि व्याख्या कैसे करते हैं। ये तो मैं बताऊंगी, इसके साथ में आपको टॉपर की आंसर शीट भी दिखाऊंगी कि उसने व्याख्या कैसे कर रखी है और उसको कितने मार्क्स मिल रखे हैं। ओके, तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताती हूँ। देखिए, जो निर्देश होता है ना, हम निर्देश लिखते हैं व्याख्या में, फिर संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं और फिर विशेष लिखते हैं। ठीक है, इतना नॉलेज लगभग लगभग आप सभी को होगा। जो निर्देश होता है ना, निर्देश, इसे लिखने का हमें कोई भी नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, लिखोगे आप तो ठीक, नहीं लिखोगे तो ठीक। वैसे लिख दो तो थोड़ा बेटर ही रहता है, टीचर को इजी रहता है, पता रहता है कि आपने कौन सी व्याख्या की है। फिर आता है संदर्भ। ठीक है, इसे लिखने का मिलता है 1 नंबर। और इसमें आप क्या लिखते हैं कि ये जो गद्यांश है या फिर ये जो पद्यांश है, ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो संदर्भ में आप क्या लिखोगे? संदर्भ में आप लिखोगे लेखक। ठीक है, लेखक या कवि जो भी है उनका नाम लिखोगे, और जो भी उनकी चैप्टर या जो कविता है उनका, ठीक है, उसका नाम लिखोगे। इतना करने का आपको मिलता है 1 नंबर। फिर आ जाता है प्रसंग। ये भी आपको करने का 1 नंबर मिलता है, और इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में बताना होता है कि ओवरऑल ये जो पूरा पद्यांश, पद्यांश यानी कि जो भी पैराग्राफ है, या काव्यांश यानी जो कविता का जो आपको स्टैंजा दे रखा है, उसमें शॉर्ट में आपको बताना है 2 से 3 लाइन में कि इसका मूल भाव क्या है। ठीक है, मूल भाव, ओवरऑल कहना क्या चाह रहे हैं, वो आपको बताना होता है। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी व्याख्या। व्याख्या में आप पूरा उसको एक्सप्लेन करते हो अपने शब्दों में। ठीक है, अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन करोगे। ये नहीं कि जो आपको पद्यांश या काव्यांश दे रखा है आपने वैसे का वैसे ही टेप दी है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने शब्दों में से करोगे। समानार्थी शब्द इसमें आपको यूज करने हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द को आप इसमें यूज करेंगे, और एज इट इज़ आपको लाइन नहीं लिखनी है, और एज इट इज़ वर्ड्स भी नहीं लिखने हैं। अगर जैसे मान लो सूरज लिखा है, सूरज, ठीक है, सूरज, तो उसको सूरज ना लिख के आप क्या लिखोगे? सूर्य लिखो। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, और थोड़ा क्रिएटिव वे में इसको डालना है। जैसे कि कोई लाइन आई कि आंसू निकल गए सबके, तो आप उसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दो कि नदियाँ बहने लगी। ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हो। इस तरीके के लाइंस को आप यूज़ कर सकते हो, और ये व्याख्या करने का आपको मिलता है पूरा 3 नंबर। ठीक है, निर्देश का हमें कोई नंबर नहीं मिलता, संदर्भ का 1 नंबर, प्रसंग का 1 नंबर, व्याख्या का 3 नंबर, और विशेष का होता है 1 नंबर। ऐसे करके हमारी ये 6 नंबर की व्याख्या बन जाती है। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि हमें व्याख्या में बेसिकली करना क्या होता है। यहाँ पे मैंने कविता भी उठा रखी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे चैप्टर से भी उठा रखा है। तो पहले ये काव्यांश है। पुलकी शरीर सबा भय ढाड़े, नीरज नयन ने जल बाड़े। तो ये आपका है जो भरत राम का प्रेम है ना, भरत राम का प्रेम, उस वाले से ये ले रखा है, भरत राम का प्रेम। तो वहाँ से ही मैंने उठाया है पूरा का पूरा। ओके, अब देखेंगे कि टॉपर ने इसे कैसे अटेम्प्ट कर रखा है। आप देखेंगे उसे पूरे 6 नंबर मिल रखे हैं इसमें। तो निर्देश यहाँ पे नहीं लिखा है उसने, ठीक है, संदर्भ लिखा है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के भरत राम के प्रेम से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपर ने क्या लिखा है, क्या बताया है यहाँ पे, ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, ठीक है, ये जो काव्यांश दे रखा है वो किसने रचा है वो बता दिया। ठीक है, और क्या रचा था और ये किस में से उठाया गया है वो बता दिया। ठीक है,
तुलसीदास और भरत राम का प्रेम लिखते वो भी सही रहता। और मतलब हमने इसकी थोड़ी और डिटेल दे दी कि ये रामचरितमानस से लिया गया है, तो वो भी बता दिया, तो वो काफ़ी अच्छा हो गया। ओके, अब है प्रसंग। प्रसंग में उसने शॉर्ट में बता रखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में भरत श्री राम की विशेषताओं को उजागर कर रहे हैं, है ना। ओवरऑल बता दिया कि पूरे काव्यांश में चल क्या रहा है। अब हम देखेंगे व्याख्या उसने कैसे कर रखी है। व्याख्या, सभा में सभी जन बैठे हैं और अब भरत के बोलने की बारी आई है। भरत बहुत दुखी है, उनके नेत्रों से नदियां बह रही हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ तो मुनिवर ने कह दिया, अब क्या बोलूं, है ना। भरत कहते हैं अब नाथ श्री राम का स्वभाव जानता है, ठीक है। वे तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। बचपन से ही मैं उनके साथ रहा हूँ, उन्होंने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया। मेरे ईश्वर यानी कि श्री राम की हमेशा से ही मुझ पर कृपा रही है। वह तो मुझे हारी हुई बाजी भी जिता देते हैं, अर्थात खेल में भी उनके अंदर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन वाला जो भाव होता है ना, वो नहीं आया। खुद हार गए और मुझे जिता दिया। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और आज जब वो मेरे सामने आए हैं तब जाकर मेरी प्यासी आंखों को शांति मिली है, अर्थात वे तृप्त हुई है ना। तो इसी तरीके की मैं लाइंस आपको दिखाती हूँ, थोड़ी बहुत लिखी थी और उसी को हमने कन्वर्ट करके लिखा है। पहले हम विशेष देख लेते हैं। विशेष में बेसिकली जो भावनात्मक विशेषताएं होती है ना, और जो काव्यात्मक विशेषताएं हैं, जो भी अलंकार होते हैं, जो भी जिस तरीके की शब्दावली जो भाषा यूज़ की गई होती है ना, वो उसमें बताया जाता है। छंद जो यूज़ किए होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, इसमें क्या है, दोहा चौपाई छंद है। तो यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, छंदयुक्त पंक्तियां हैं, यानी कि इसमें छंद है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। देखो थोड़ा बहुत स्पेलिंग का भी मिस्टेक हो जाता है ना, तो टीचर नंबर नहीं काटता है अगर बच्चे ने बहुत अच्छे से व्याख्या कर रखी होती है। यहाँ इनकी अवधि की स्पेलिंग गलत थी, है ना, बड़ी की मात्रा आनी थी, तो टीचर ने उसका नंबर नहीं काटा गया है। अलंकार बता दिया इन्होंने, अनुप्रास अलंकार बता दिया, शरीर सभा, नीरज नयन नेह निजनाथ। ये थोड़ा बहुत अगर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि आप ये अलंकार है तो ये अलंकार कैसे आ गया, बस हाँ आप याद भी कर लोगे ना इसे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होते हैं, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे यहाँ पे स न न न न न, ठीक है। अब मैं आपको फिर से ये दिखाती हूँ एक बार। इसमें आप देखो, है ना, नीरज नयन नेह जल बाड़े, तो ऐसी ऐसी बातें इसमें लिखी है ना। मैं प्रभु कृपा रीति जिह जोही, हारे हूँ खेल जितावी मोही, है ना। तो ये जो है इसको हमने अपने शब्दों में लिख दिया है। अब ये एक और है, ये जो पिछला वाला था ये शायद प्री बोर्ड जो था 2024 का उसमें से उठाया गया है, हाँ उसी में से उठाया गया ये। और ये वाला जो है ये मिड टर्म में से उठाया गया, जो 2024 का मिड टर्म आया था ना, तो जो 2024-25 बैच के बच्चे थे मैंने उनसे लिया है। थैंक यू उन बच्चों का कि उन्होंने ये दिया मुझे, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं। अब है यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया है गद्य। गद्य मतलब पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है। अब हम गद्य को देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं किस चैप्टर से। यह पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, कंधों तक बाल लटक रहे थे। आप इधर से उधर
टहल रहे थे। एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए उनके पीछे पीछे लगा हुआ था। बात की काट छाट का क्या कहना है, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। ठीक है, तो ये कौन सा वाला चैप्टर से है? ये जो लेखक थे हमारे, वो जब मिले थे चौधरी साहब से, तो तब उन्होंने उनमें क्या देखा, उनकी पहली छवि कैसी थी, उस चीज़ का ये वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे देखो टॉपर ने लिख रखा है निर्देश। निर्देश लिखा हुआ है, निर्देश में बस आगे पीछे के थोड़े से वर्ड उठा लेते हैं और बीच में डैश डैश डाल देते हैं ताकि पता लग जाए कि कौन सा इसमें हमने किया है। क्योंकि व्याख्या जो होती है वो चॉइस में आती है ना, या तो ये व्याख्या करो या फिर ये वाली करो। तो यहाँ पे पहले है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रेम गण की छाया स्मृति से लिया गया है। ठीक है, किसने रचा है वो बता दिया, और क्या रचा है वो बता दिया। ये हमने कहाँ से उठाया है गद्य वो हमने बता दिया है ना। फिर उसके बाद आ जाता है प्रसंग। तो प्रसंग में क्या है, इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब लेखक ने पहली बार चौधरी साहब को देखा था तो उनके साथ लेखक का अनुभव कैसा रहा। ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया इसमें कि ओवरऑल है क्या। अब हम देखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या है, लेखक चौधरी साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जब उनके पिता का तबादला मिर्ज़ापुर हो गया था। ये देखो यहाँ पे टॉपर ने क्या कर रखा है, थोड़ा बैकग्राउंड दे रखा है कि भाई कब की बात है। यहाँ पे जब मिर्ज़ापुर तबादला हो गया था उनके फादर का, तो तब लेखक को पता चलता है कि चौधरी साहब उनके घर के समीप ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, बैकग्राउंड दे दिया हमने थोड़ा सा व्याख्या का, जिससे क्या हुआ, हमारी जो लेंथ थी वो भी बढ़ गई, और अगर कोई इस व्याख्या को पढ़ेगा तो ये और ज़्यादा उसे अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे उसे एक बैकग्राउंड मिल गया है ना। वह अपने साथ कुछ दोस्तों को इकट्ठा कर 1.5 मील की दूरी कर सफ़र तय कर चौधरी साहब के घर के बाहर पहुंच जाता है। शुक्ल जी देखते हैं कि चौधरी साहब तो बहुत अमीर थे, है ना। वहाँ पे रईस शब्द यूज़ हुआ था, तो हमने यहाँ टॉपर ने यहाँ पे क्या शब्द यूज़ किया है, अमीर शब्द यूज़ कर रखा है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। उनके यहाँ हर हिंदू त्योहार पर नाच गाना होता था। नाच रंग वहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे नाच गाना यूज़ कर दिया है। वह उत्सव हुआ करते थे, चाहे होली हो या फिर वसंत पंचमी। उनके हर एक झलक से अमीरी नज़र आती थी, है ना। और वहाँ पे शायद टपकती थी, ऐसे करके वर्ड्स कुछ यूज़ किया गया, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया नज़र आती थी। उनकी बालकनी लताओं से भरी हुई थी और वे एक खम्बे पर हाथ टिकाकर खड़े थे। उनके बाल लंबे थे और कंधों तक लटक रहे थे। उनके आगे पीछे नौकर लगे हुए थे। वे खुद टहल रहे थे और एक नौकर पान की तश्तरी लेकर उनके पीछे घूम रहा था। वो छोटा लड़का था, बेसिकली वो उनका नौकर ही था। उनके बात करने के अंदाज का तो क्या ही कहना, है ना। और देखो यहाँ पे पूरा फील भी दे रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया गया है। वे बहुत ही प्यार और नम्रता से बात करते थे, जबकि वह लड़का तो उनके घर का नौकर था, है ना। तो यहाँ पे पूरा एक वो भी बता दिया कि भाई उनके नौकरों के साथ उनका कैसा व्यवहार है। अब विशेष देखते हैं क्या है भाई। चौधरी साहब की पहली झलक का सुंदर चित्रण है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। माधुर्य गुण की प्रधानता है। माधुर्य गुण वहाँ होता है जहाँ हम बहुत ही शांत तरीके से सब कुछ बताते हैं ना, तो वहाँ माधुर्य गुण होता है ना। कैसे वर्ड्स हैं, शब्दावली क्या है वो बता दी है ना, क्या बोली है, खड़ी बोली है वो बता दिया, गुण बता दिया। थोड़ा सा भी बताओगे ना आप, 2-3 चीजें भी बता देते हो ना, तो उसका एक एक नंबर मिल जाता है। अब यही वाली जो व्याख्या एक दूसरे टॉपर ने भी कर रखी है, तो मैं आपको वो भी दिखा दे रही हूँ एक बार। तो ये देखो यहाँ इसने रफ नोट बना रखे हैं अपनी हेल्प के लिए, ताकि ये और अच्छे से पूरा माइंड में वो कर पाए कि इसे लिखना कैसे, क्या क्या है। तो सबसे पहले इसने संदर्भ लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ्य पुस्तक का भी नाम बता रखा है इन्होंने। पाठ प्रेमगन की छाया स्मृति से ली गई है, जिसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
कहाँ से लिया गया है, किसने रचा है वो बता दिया इन्होंने। ठीक है, बुक का नाम भी बता दिया, आप भी ऐसे बता सकते हो। और हाँ, आपकी जो वो है ना व्याख्या, वो अंतरा से ही आती है, अंतराल से नहीं आती है कभी भी। तो अंतराल को व्याख्या के लिए फोकस करने की कभी जरूरत नहीं है आपको। 5.5 नंबर मिल रखे हैं इनको भी इसमें। अब प्रसंग देखते हैं इन्होंने क्या लिखे हैं। इन पंक्तियों में संस्मरण में शुक्ल जी ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व चरित्र की व्याख्या की है, मतलब उनका व्यक्तित्व बताया गया है पूरा, कि जब पहली बार मिले तो भाई उनका पूरा पर्सनैलिटी है कैसे, वो बता रखा है। उनके जीवन के रहन सहन का ढंग उजागर किया है ना, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। अब है व्याख्या। व्याख्या को देखते हैं। कवि चौधरी साहब को एक भारतीय अमीर बताना आवश्यक समझते हुए कहते हैं, इन्होंने बिल्कुल मतलब उस पूरी लाइन को, जो फर्स्ट लाइन थी इसकी, उसको क्या कर रखा है इन्होंने अपने शब्द में बता रखा है कि ये कहना आवश्यक होगा, ऐसे करके लाइन थी ना फर्स्ट, उसको पूरा इन्होंने इसमें उतार रखा है अपने शब्दों में, कि यह सभी त्योहार उत्सवों को उत्साह से मनाते थे। वे अपने घर पर वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर बहुत नाच गाना का आयोजन करवाते थे। उनकी हर एक चाल में तबीयतदारी झलकती थी। उनके बाल इतने लंबे थे कि वे कंधे तक आते थे। वह उत्सव पर यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं। वह एक छोटा लड़का उनके पीछे पीछे उनकी सेवा करने के लिए घूम रहा है। यहाँ से वहाँ बातों का काट छाट कर करते थे। उनके बात करने का ढंग बहुत रोचक था, वह सुनने लायक होता था। वह नौकरों से भी अच्छी तरह वार्तालाप करते थे। बातचीत को इन्होंने क्या शब्द यूज कर दिया, वार्तालाप। उनका बात करने का अंदाज मजाकिया ही रहता था। किस तरीके से बात करते थे वो भी बता दिया, पूरी पर्सनैलिटी इसमें उजागर हो रही है ना। अब हम देखेंगे विशेषता। विशेषता कह लो या विशेष कह लो, उपरोक्त पंक्तियों में चौधरी साहब का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, यह पाठ संस्मरणात्मक निबंध है। इन्होंने ये भी बता दिया संस्मरणात्मक निबंध क्या होता है, जिसमें हम संस्मरण कर रहे होते हैं, किसी को याद कर रहे होते हैं, कोई हमारी साथ बीता होता है कुछ, हम उस चीज़ को याद कर रहे होते हैं और फिर लिख रहे होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, संस्मरणात्मक बोलते हैं। तो ये संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें तत्सम, तद्भव व उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। कैसी शब्दावली है वो बता दिया, तत्सम है, तद्भव है, और उर्दू शब्दों का प्रयोग है। वर्णात्मक शैली है, वर्णात्मक क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रहा है ना। जो लेखक हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मैंने क्या क्या देखा, उनके बाल इतने लंबे थे, वो बात ऐसे करते थे, वो उनके रईस बहुत ज़्यादा रईस थे, तबीयत डाई टपकती थी, ये सारी बातें बोली ना, तो ये क्या है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है उनकी पर्सनैलिटी को। तो वर्णात्मक शैली हो गई। ओके, तो आई होप इनको देखकर आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको व्याख्या कैसे करनी है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके, चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओगे, पहचान जाओगे। सबसे पहला काम तो क्या होएगा आपका, आइडेंटिफाई करना। आप पहचान गए ना तो बस वहीं पे आप अच्छा कर जाओगे। सारे लेखकों का, कवियों का नाम याद कर लो, नहीं करोगे तो ऑब्वियसली नंबर कटेंगे। लेखकों, कवियों का सबका नाम याद कर लेना है, थोड़ा बहुत उनका विशेष याद कर लेना है। अगर आपको समझ आते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप याद करो। और उसके अलावा व्याख्या कैसे करनी है हमें, व्याख्या में हमको पूरा अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड अगर आप दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पूरा अच्छी आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए। एज इट इज़ लाइन को मत उठा के लिखना, क्योंकि उससे नंबर कटने के चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, और आप सिनोनियम्स का यूज़ करो, समानार्थी शब्दों का। ठीक है, और हाँ, कविता के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि कविता का आप कैसे करोगे। तो कविता जो है ना, आपको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है व्याख्या के लिए। ये नहीं कि आप 10 मिनट की वीडियो देख रहे हो कविता में और मतलब कविता की समरी पढ़ के चल गए तो हो गया।
फिर वही दिक्कत आती है, फंसता कहाँ है इंसान, क्वेश्चन आंसर तो हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर तो हो जाते हैं, फंसता कहाँ है, व्याख्या करने में। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों यार के साथ शेयर भी कर देना। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।